हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, पिछले टर्म पर हमने आपको डार्विनवाद के बारे में बताया था कि डार्विनवाद क्या है। डार्विनवाद को प्रकृति का वर्णवाद भी कहा जाता है। तो और फिर डार्विन की आलोचना को भी बताया था कि किन वैज्ञानिकों ने किस आधार पर डार्विनवाद की आलोचना किया। तो उसमें जो कुछ सुधार हुआ तो उसके बाद एक नया वाद आया, उसको कहते हैं नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। डार्विनवाद के प्रकाशित होने के लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों का इस पर अटूट विश्वास बना रहा। जो डार्विन ने अपना वाद प्रस्तुत किया था जैव विकास के संबंध में, उस पर लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों का अटूट विश्वास रहा। लेकिन 40 वर्ष के बाद जब ह्यूगो डीब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया, अपने प्रयोगों के आधार पर उत्परिवर्तनवाद को दिया तथा मेंडल के आनुवंशिकी के सिद्धांतों की पुनर्खोज हुई, तो इस आधार पर डार्विन के जो तथ्य थे वो सब असत्य लगने लगे। ह्यूगो डीब्रीज के उत्परिवर्तनवाद या ह्यूगो डीब्रीज ने अपने प्रयोगों के आधार पर तथा मेंडल की आनुवंशिकता संबंधी सिद्धांतों पर पुनः रिसर्च हुई, पुनर्खोज हुई, और इस आधार पर डार्विन का जो तथ्य है वह बिल्कुल गलत सिद्ध होने लगा। तो क्या हुआ कि बाद में जो डार्विन के फॉलोअर थे या डार्विन के समर्थक थे, उन लोगों ने डार्विनवाद में कुछ संशोधन किया और संशोधन करके नए वाद को प्रस्तुत किया, और उस नए वाद को ही नव डार्विनवाद कहते हैं। अर्थात डार्विनवाद के नए रूप को ही नव डार्विनवाद कहते हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन होने के कारण होती है। नए डार्विनवाद में यह बताया गया कि नई जातियों की जो उत्पत्ति होती है वह पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। जब जीन्स में परिवर्तन होता है तो उस जात विशेष के आनुवंशिक लक्षणों में भी परिवर्तन हो जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। यानी जीन्स में परिवर्तन हो गया तो जीन्स में परिवर्तन के कारण उस जाति विशेष के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब नव डार्विनवाद के अनुसार पुरानी जाति से नई जाति के विकास में निम्नलिखित कारक कार्य करते हैं। जैसे पहला, विभिन्नताएं, यानी एक ही माता पिता की संतानें माता पिता से भी भिन्न होती हैं, और एक ही माता पिता की कई संतानें हैं तो वो भी आपस में रंग रूप स्वभाव आकार में क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, या उनमें अंतर होता है, और इसको हम विभिन्नताएं कहते हैं। लैंगिक जनन के समय प्राणियों में विभिन्नताएं दो प्रकार से उत्पन्न हो जाती हैं। पहला है, माता पिता के गुणसूत्रों के मिलने से गुणों में नए संयोग बनते हैं। भाई, माता के आनुवंशिक लक्षण अलग हैं
और पिता के आनुवंशिक लक्षण अलग हैं, दोनों के डीएनए अलग अलग हैं, लेकिन उनसे जब या उनके जब गुणसूत्र मिलते हैं संतान बनने के लिए, तो क्या होता है कि उनके मिलने से गुणों के नए संयोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। और दूसरा है, लैंगिक प्रजनन करने वाले जितने भी प्राणी होते हैं, तो उनमें युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे मेल में शुक्राणुओं का निर्माण और फीमेल में अंडाणुओं का जब निर्माण होता है, तो उस समय क्रोमोसोम आधे होते हैं और क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़कर नया बना लेते हैं, और इसके कारण भी क्या होता है कि जीव में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो एक तो हो गया कि भिन्नता कैसे आ जाती है, दूसरा है उत्परिवर्तन। आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए की संरचना में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन जो होता है किसी भी जीव के जीवन काल में भी हो सकता है, या युग्मक तथा जनन कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तन वंशागत होते हैं, और अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक भी सिद्ध हुए हैं। तो उत्परिवर्तन एक्चुअली जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, अगर डीएनए में अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसके कारण उसके संतानों के जो लक्षण होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाते हैं, और इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात उत्परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, यानी कि नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। प्राकृतिक वर्ण, ऐसी विभिन्नताएं और उत्परिवर्तन जो वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो, उपयुक्त हो, तो इसे स्थापित करने की जो क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। यानी प्रकृति किसका वर्ण करेगी, जिसके अंदर वातावरण के अनुकूलन होता है। वातावरण जिस तरह का है, बदल रहा है, तो बदलते वातावरण में अपने आप को वातावरण के अनुसार बदलते रहना होता है, तभी वह लाभदायक होता है, और वह जीव तभी जीवित रह पाता है, और प्रकृति उसी का वर्ण करती है। यानी ऐसा परिवर्तन जो लाभदायक हो, वातावरण के अनुकूल हो, प्रकृति उसी का वर्ण करती है, और ऐसी विभिन्नताएं जो होती हैं वो वंशागत होती हैं, और उसी से नए जात की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। फिर है जातियों का पृथक्करण। विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक अवरोध हैं, जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, ये सभी जीवों के अंतः प्रजनन को रोकते हैं, जिससे जीवों का अस्तित्व बना रहता है। परंतु जब ये पृथक पृथक वातावरण में चले जाते हैं, तो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, और उनमें नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उनसे एक नई जात उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, ये है न्यू डार्विनिज्म, या कहा जाता है इसे नव डार्विनवाद। क्या कहता है, नव डार्विनवाद। अब इसमें एक चीज बच्चों छूट गया था कि डार्विनवाद और लैमार्कवाद में अंतर क्या है। किसके संबंध में, जिराफ के विकास के संबंध में। डार्विनवाद और लैमार्कवाद में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से सुनें कि
लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर है। लैमार्कवाद के अनुसार अफ्रीका में पहले यानी प्राचीन काल में केवल छोटे साइज के या आकार के जिराफ पाए जाते थे। डार्विन के अनुसार दो तरह के जिराफ उस समय पाए जाते थे, छोटे साइज के और बड़े साइज के थे। ये विभिन्नता आनुवंशिक थी। लैमार्क के अनुसार छोटे साइज के जिराफ थे, वातावरण में परिवर्तन होता गया जिससे छोटे पौधों की जगह झाड़ियां और झाड़ियों की जगह पर पेड़ उगने लगे। तो ये जिराफ अपने अंगों का प्रयोग बार बार करते रहे, अपनी गर्दन को बार बार ऊपर की ओर खींचते थे, अगली टांगों को ऊपर की ओर खींचते थे, जिसके कारण उनकी जो अगली टांग है और गर्दन वह लंबी होती गई और शरीर भी उनका आकार में क्या होता गया, बड़ा होता गया। डार्विन ने कहा नहीं, भिन्न भिन्न तरह के जिराफ थे, छोटे साइज वाले और बड़े साइज वाले। वातावरण में परिवर्तन होता गया तो जो छोटे साइज वाले जो जिराफ थे वह भोजन नहीं पा सके, झाड़ियों या पेड़ों से वह पत्तियों को नहीं पा सके, और जो बड़े साइज वाले थे वह वातावरण के अनुकूल रहे, जिससे पेड़ों और झाड़ियों से वह पत्तियों को खा करके जीवित रहे। तो ये वातावरण के अनुकूल, वातावरण का परिवर्तन होता गया, उसके अनुसार वे अपने आप को अनुकूलित करते गए, और जो छोटे साइज वाले थे वे अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो छोटे साइज के जिराफ थे वह धीरे धीरे क्या हो गए, संघर्ष में। यह डार्विन का विचार है कि संघर्ष हुआ उनमें भोजन के लिए, आवास के लिए। तो छोटे साइज वाले जो जिराफ थे वह धीरे धीरे समाप्त हो गए और बड़े साइज वाले ही जिराफ बचे रहे और उन्हीं की संख्या बढ़ती गई, जिससे आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। और लैमार्क ने कहा नहीं, वातावरण में परिवर्तन के कारण ये जो पेड़ पौधे उगने लगे, ये अंगों का अपना बार बार प्रयोग करने के कारण अपनी गर्दन और अगली टांगों को क्या करता गया, वह ऊपर की ओर खींचता रहा, जिससे जो अगली टांग है और गर्दन है वह अधिक लंबी होती गई, और यह लक्षण उनकी अगली पीढ़ी में वंशागति होता गया, जिसे हम करें उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यानी जो लक्षण उनके जीवन काल में उत्पन्न होता गया कि गर्दन लंबी होती गई, अगली टांग लंबी होती गई, यह लक्षण उनकी अगले पीढ़ियों में वंशागत होता गया, जिससे बाद में आधुनिक जिराफ की उत्पत्ति हुई है। तो ये दोनों वैज्ञानिकों के, लैमार्क और डार्विन, दोनों के विचारों में जिराफ के विकास में बच्चों ये अंतर रहा है। अब है उत्परिवर्तनवाद। सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक थे वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया। उन्होंने सबसे पहले उत्परिवर्तन को एविनिंग प्रिमरोज, एक पौधा है एविनिंग प्रिमरोज, उसका वैज्ञानिक नाम है ओएनोथोरा लैमार्कियाना। ओएनोथोरा लैमार्कियाना नामक पौधे में उन्होंने सबसे पहले उत्परिवर्तन को देखा। जब वो इन पौधों को उगाए तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने जनक पौधे से बिल्कुल क्या हैं, भिन्न हैं। ऐसे पौधों को उन्होंने उत्परिवर्ती कहा। यानी पहला जो पौधा होता है जिसमें नया लक्षण उनको दिखाई दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्ती कहते हैं।
इस प्रकार से लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाली वंशागत विभिन्नताएं ही उत्परिवर्तन कहलाती हैं। यानी जीन में जब आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है और आकस्मिक परिवर्तन के कारण उसमें नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और फिर उन्होंने इस इवनिंग प्लांट को या इवनिंग प्रिमरोज को कई पीढ़ियों तक उनको उगाया और ये पाया कि जो पहले पौधे में नया लक्षण उत्पन्न हुआ था वह उसकी अगली पीढ़ियों में भी क्या होता गया? वंशागत होता गया। इसका मतलब है कि उत्परिवर्तन जो है वह आनुवंशिक होता है और इसी के द्वारा नई नई जातियां बनती जाती हैं। इसलिए ह्यूगो डिब्रीज ने कहा कि उत्परिवर्तन जैव विकास की मूल सामग्री होती है और ये समय समय पर उत्परिवर्तन अपने आप जीवों में होता रहता है। और उन्हीं के साथ एक वैज्ञानिक थे टी.एच. मॉर्गन, इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी जो फल वाली मक्खी होती है उसमें भी उन्होंने उत्परिवर्तन को देखा और तमाम अपना इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर प्रयोग भी किया था। अब उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो होता है वह निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला है, नए जीव जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी क्रमिक विभिन्नताओं के एकत्रित होने से नहीं होती है, बल्कि एक बार में अचानक अस्थायी एवं अचानक होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होती है। भाई डार्विन ने कहा था कि छोटी छोटी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं और एक बड़ी विभिन्नता का रूप ले लेती हैं और इस बड़ी विभिन्नता के कारण ही नई जात की उत्पत्ति होती है। लेकिन उत्परिवर्तन बाद में ये कहा गया कि नई जाति की उत्पत्ति छोटी छोटी विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय होने के कारण नहीं होती है, बल्कि अचानक से अस्थायी रूप से होने वाले परिवर्तन के कारण ही यह नए जात की उत्पत्ति होती है। दूसरा पॉइंट है, उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होते हैं। ये लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। किसी विशेष अंग या अनेक अंगों में एक साथ भी हो सकते हैं और इसके कारण वो अंग पूर्ण विकसित भी हो सकता है और समाप्त भी हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है, जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण दिखाई पड़ता है पहले, उसको उत्परिवर्ती कहते हैं और यह सदस्य शुद्ध नस्ली होता है। चौथा पॉइंट है बच्चों, जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति प्राकृतिक होती है। ये भी देखिए, जीवधारियों में जो अचानक सा परिवर्तन हो रहा है वह कृत्रिम नहीं है, उसको कोई वैज्ञानिक या मनुष्य नहीं कर रहा है, वह अपने आप हो जा रहा है। तो यह प्राकृतिक होती है और इसकी दर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न भी हो सकती है। एक जनक अथवा पूर्वज जात से एक साथ कई जातियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। यानी एक ही पूर्वज से या एक जनक से कई जातियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। उत्परिवर्तन का कोई समय नियत नहीं होता है और ये कभी भी हो सकता है। तो इस तरह से ये उत्परिवर्तनवाद के बारे में हमने आपको बताया कि उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह किन किन बातों पर आधारित है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है और बच्चों थैंक यू, गुड बाय।